और चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। लगता है कि बिहार में अपराधियों को खाकी का भी डर अब नहीं रहा है। वो इतने बेलगाम हो चुके हैं कि पुलिस वालों की जान तक ले रहे हैं। और ऐसी एक घटना देखिए आज जमुई में देखने को मिली। यहाँ अवैध बालू खनन रोकने पर दारोगा को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि बदमाशों का शासन चल रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। आज जमुई में बालू माफिया ने दरोगा की ट्रैक्टर से कुचलकर जान ले ली। अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर ने गरही थाने के थानाध्यक्ष और एक जवान को कुचल दिया, जिसमें दरोगा प्रभात रंजन की मौत हो गई जबकि होमगार्ड का एक जवान घायल हो गया। पूरी घटना गरही थाना क्षेत्र की है। दरोगा को सुबह गुप्त सूचना मिली कि बालू तस्कर जोरों शोरों से बालू उठा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद में होमगार्ड जवान राजेश कुमार के साथ में वो छापेमारी के लिए निकल पड़े। यहां पहुंचते ही उनकी नजर अवैध बालू से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर पड़ी तो दरोगा ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने दरोगा को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल होमगार्ड जवान राजेश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलते ही एसपी आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर पहुंचा। जिले के पुलिस वाले भी अपने सहकर्मी की मौत के बाद सदमे में हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर बिहार में वर्दी वाले भी सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की रक्षा भला कौन करेगा। जमुई में सब इंस्पेक्टर की बालू माफियाओं के द्वारा हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अभी तक इसकी जानकारी तक लेकिन नहीं है। आपको बता दें, छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए पटना से जब वो दानापुर के नासरीगंज घाट पर पहुंचे तो पत्रकारों ने जमुई की घटना पर उनसे पूछा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। बिहार में बालू माफिया जानकारी हम लोग को नहीं है, अभी हमको पता नहीं चला है। पता क्या मामला है? मैं वो सब इंस्पेक्टर जा रहे थे तो बाइक से तो उस पर। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां पर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर दनादन ईंट और पत्थर बरसाए। इस घटना में एक दो नहीं बल्कि कई लोगों को चोट आई है। विस्तार से खबर दिखाते हैं। देखिए जरा विवाद किस वजह से हुआ, कौन सी छोटी सी घटना ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। इन पत्थर बरसाते हुए लोगों को देखिए, ये जमकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरा पक्ष भी इन पर पलटवार कर रहा है। ये तस्वीरें हैं यूपी के बदायूं जिले की, जहां के सहसवान में दो गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग हुआ। घर में पटाखा फेंकने को लेकर इनमें विवाद हुआ था। बात बढ़ने के बाद घटना ने हिंसक रूप ले लिया। इन्हें जरा गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इन पर खून सवार हो चुका हो। कानून का इन्हें कोई खौफ नहीं। लाठी पत्थर लेकर सारे लोग हिंसा पर आमदा हैं। विरोधी गुट को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इस संघर्ष में कुल 14 लोगों को चोट लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब फायरिंग करने वाले युवक की भी तलाश जारी है। मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इन लोगों को पकड़ कर ले गई। इनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई, जबकि कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गए। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एक जनसभा को संबोधित कर। मेरे अपने घर में ही मेरी आखिरी सभा हो रही है। यहां से मुझे इंदौर में रोड शो के लिए जाना है, लेकिन सभा यही मेरी आखिरी है। और मुझे विश्वास है कि मेरी आखिरी सभा चुनाव नतीजों में नंबर 1 बन जानी चाहिए। बना दोगे ना? बना दोगे ना? और मैं देख रहा हूं यहां जितने लोग हैं उससे शायद 2 लोग बाहर खड़े हैं हेलीकॉप्टर के पास। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं कांग्रेस
इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। और अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो जरूर होने वाला है और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं पीएम के रोड शो के चलते इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पीएम मोदी के स्वागत में यहां पर काल भैरव नृत्य का आयोजन भी किया गया है। That the entire corridor, in fact, and in fact, here you movement Prime Minister will be here. जीत की सुनामी चलने लगेगी। तैयारियां यहाँ पर हम देख सकते हैं, जितने भी 5 साल में काम किए गए हैं उसके बैनर्स लगाए गए हैं, चाहे वो 370 हो या G20 की मीटिंग हो या फिर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए नेशनल लेवल के काम डिस्प्ले किए गए। क्या कारण है? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में भी मध्य प्रदेश है, तो जो राष्ट्रीय स्तर के जितने काम थे उसके साथ साथ मध्य प्रदेश आज देश में मोदी जी की प्लानिंग के कारण सारे प्रदेशों का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश के विकास की बात की थी, उस दृष्टि से आज मध्य प्रदेश देश में स्वच्छता में नंबर 1 प्रदेश है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देश में नंबर 1 प्रदेश है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में किसानों के गांव तक, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में देश में नंबर 1 प्रदेश है। पॉल्यूशन की दृष्टि से बात करें तो इंदौर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करने में देश का नंबर 1 शहर है। तो ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन से और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के मिशन से सब चीजों को जो जमीन पर उतारा गया है उसका उत्साह आज पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर करारा वार बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि देश में जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप राजस्थान में देखिए या छत्तीसगढ़ में, वहां पर कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। वो डरने लगे हैं कि कहीं लॉकर ना खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का आखिर पता कैसे चल गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। और बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां बीते 58 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पीआरओ और एनएचएआई के 200 से ज्यादा जवान 24 घंटे से ज्यादा है ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 58 घंटे अभी तक हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। और इस देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने दूसरी बार सीएम धामी से बात की। राहत बचाव के कामों की जो डिटेल जानकारी है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से इस दौरान ली है। मैनुअली देखिए वहां पर काम चल रहा है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है।
कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए। और हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा मौके से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, किस वजह से देरी हो रही है? क्योंकि कल ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सभी लोगों का रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, अभी कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू कार्य? देखिए, रेस्क्यू करने में जो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो है उसका ऊपर से दोबारा से मलबा लगातार चले आना। जैसे ही जो टीमें हैं जो हटा रही हैं वहां से मलबा, उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि जैसे ही वो मलबा हटाती हैं ऊपर से दोबारा से मलबा शुरू हो जाता है। जहां से मलबा आ रहा है जिस पहाड़ से, ये पहले भी ऐसा हुआ था, जिसके बाद इसे रिपेयर किया गया था और रिपेयर करने के बाद दोबारा से यहां से क्रैक शुरू हुआ और क्रैक के बाद जो आज हमारे चश्मदीदों ने जो बताया, पूरी घटना बताई कि पहले धीरे धीरे शुरू हुआ और उसके बाद पूरा आ गया। और पूरा मलबा यहीं तक सीमित नहीं है, वो पूरा मलबा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से अब प्लान बी एक तैयार किया गया है, जिसमें आपको सुबह दिखाया था हमने कि 800 mm के जो पाइप हैं वो ड्रिल करके उस मलबे से बाहर किए जाएंगे। तकरीबन उसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर से 50 मीटर के बीच में होगी। उसमें से सभी जो फंसे हुए जितने भी श्रमिक हैं उन लोगों को वहां से निकाला जाएगा। अभी प्लान बी के अनुसार जिस मशीन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो अर्थ ऑगर है, वो मशीन के द्वारा जो ड्रिल करके बाहर निकालने की बात हो वो 1 घंटे में 1 मीटर निकालेगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 40 से 50 मीटर उसे पाइप को ड्रिल करके उस पार पहुंचाना पड़ा तो लगभग 50 घंटे का रेस्क्यू अभी बाकी है। ये अभी तक की जो सूचना हमारे पास है, जो अभी तक उसके प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है मशीन का, और अब से 1 घंटे के बाद उसमें काम शुरू होगा ड्रिल करने का। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 54-55 घंटे हो चुके हैं, 58 घंटे हो चुके हैं और इतने ही घंटे और अभी बाकी हैं, जिसके बाद उन लोगों को अभिषेक, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौतियां, आपने बताया कि मलबा बार बार यहाँ पर दरक रहा है और उसी मलबे को ड्रिल करते हुए यहाँ पर पाइपलाइन डालकर रेस्क्यू को पूरा करने की कोशिश जारी है। अब ऐसे में जो अंदर लोग मौजूद हैं उन तक कैसे वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, वो वाला रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट किस लेवल पर है? देखिए, जो अंदर वस्तुएं पहुंचाने की बात जो आ रही है वो उसी दिन से शुरू हो गया था कि जो पानी का जो पाइपलाइन का ड्रेन आउट था, उस पानी के ड्रेन आउट को सामानों को पहुंचाने के लिए यूज किया गया। जैसे कि आज हम लोगों ने देखा भी, और वो सामान जैसे खाने का सामान में वो ड्राई फ्रूट्स भेज रहे हैं, मूंगफली भेज रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें भेज रही हैं जो उनके लिए फायदेमंद हैं और कैलोरीज जिसमें बहुत ज्यादा है, इस तरह की चीजें भेज रहे हैं। और आज बल्कि एक डॉक्टर की टीम भी आई थी और उनसे बात की गई कि अगर किसी को सर्दी जुकाम या खांसी या कोई बीमारी हो जाती है तो फर्स्ट एड किट बना के भी अंदर भेजने की बात की जा रही थी। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, शायद ये काम भी अभी तक पूरा कर लिया गया है। जी अभिषेक, ऐसी भी खबर मिल रही है कि परिजन जो है वो पहुंचे हैं, जो श्रमिक वहां फंसे हुए उनसे उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, उनके आज परिजन पहुंचे थे, जिसमें उनकी बात हुई, उनके बेटे आया था और जो अंदर एक फंसे हुए हैं दिगबर नेगी जिनका नाम है, उनके बेटे आए थे, फिर उनके ब्रदर आए थे, उनकी हमारी आज चर्चा हुई। अब उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है अभिषेक, जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ खत्म हो जाए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वहीं देखिए, टनल में फंसे 40 मजदूरों की जान की सलामती के लिए पूजा पाठ जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। अलग अलग इलाकों में पूजा पाठ उनकी सलामती के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर 40 जिंदगियां बची हुई हैं, जिसको लेकर लगातार हर तरह की सोच के साथ यहाँ पे सब पर भरोसा किया जा रहा है। भगवान से लेके अपने विज्ञान तक पे भरोसा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे प्रशासन ने पंडित जी से पूजा भी कराई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पंडित जी, आज आप अंदर पूजा पाठ करके आए हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, यह है कि निकल जाएंगे आज बाहर। हमारी प्रार्थना है कि अच्छी ढंग से सुरक्षित बाहर निकल जाए। जितना विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है उतना ही भगवान पर भी पूरा भरोसा किया जा रहा है और टनल के अंदर लगातार पूजा पाठ क्रम करके एक नई होप, एक नई ऊर्जा के साथ आज फिर काम शुरू किया जा रहा है। 800 mm के पाइप मंगा लिए गए हैं, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और तमाम ऐसे सभी जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों को चुनकर इस टनल में प्रयास किया जा रहा है कि उन 40
परिवार जो उनका इंतजार कर रहे हैं 40 जिंदगियों का, वो जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आ जाए। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, बड़कोट, उत्तरकाशी। तो देखा आपने किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ लगातार दुआएं भी की जा रही हैं कि इस टनल में फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। आपको एनिमेशन के जरिए रेस्क्यू समझाने की कोशिश करते हैं जिस जगह पर ये 40 मजदूर फंसे हैं। आप ये जो एनिमेशन के जरिए पूरे ग्राफिक्स देख रहे हैं, दरअसल यही वो टनल है जहां पर हम आपको सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 13 मीटर इस टनल की चौड़ाई है और 9 मीटर ऊंचाई इस पूरे टनल। लेकिन चुनौती सबसे ज्यादा यह है कि जो शुरुआती हिस्सा है वहां पर लगातार मलबा दरक रहा है ऊपर से, और यहीं से ही पूरा जो टनल है वो चोक हो जाता है। अब ड्रिलिंग के जरिए इसमें पाइप डालकर एक दूसरी टनल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसके माध्यम से रेस्क्यू करने की कोशिशें हैं। और चलिए यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 50 बड़ी खबर।